जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सूरज विश्वकर्मा आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ आपके एक नए वीडियो में। आज का वीडियो है दोस्तों हिंदी का होने वाला। आज का प्रैक्टिस सेट दोस्तों जो है वो हिंदी का होने वाला। जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों सबके सब इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है। तो अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। ठीक, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए है, ठीक है दोस्तों। और ये हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में। चलिए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू और आप फटाफट हमारे वीडियो को शेयर करिए। आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पावर ऑफ क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। आज का प्रश्न है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 में जो निकली है उसके लिए है। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है और ये हिंदी का होने वाला स्पेशल क्लास है दोस्तों। और हमने 7 प्रैक्टिस सेट करा के रखा है, आप उस वीडियो को जाके वॉच कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए। चलिए हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, भाषा का सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है। जो भाषा होती है दोस्तों, ये सार्थक सबसे छोटी इकाई। लघुत्तम मीन्स क्या होता है दोस्तों, सबसे छोटा इकाई क्या होता है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वर्ण, वाक्य, शब्द या उपवाक्य, जिसका कोई सार्थक होना चाहिए, अर्थ भी होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होता है, इसका राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शब्द। ठीक है, शब्द जो होता है वो भाषा का लघुत्तम इकाई होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि स्पर्श व्यंजकों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। व्यंजक जो होते हैं आपके वो स्पर्श के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन है 3, 4, 2 या 5। तो आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो है 5, ठीक है। व्यंजकों को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, तो 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में दोस्तों, 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कहता है किस क्रम में तालव्य की व्यंजन नहीं है। तालव्य मतलब, ठीक, किस क्रम में तालव्य भी व्यंजन नहीं है। आपके ऑप्शन च, था, प या। तो इसका जो आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पा में ताल का कोई काम नहीं होता, ठीक है। ताल व्यंजन का कोई काम ही नहीं होता है। पा बोलने के लिए आपको ओष्ठ की जो आवश्यकता पड़ती है, किसकी पड़ती है दोस्तों, किस उच्चारण की आवश्यकता पड़ती है, आपको ओष्ठ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, पा को बोलने के लिए। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 4 कहता है, प्रश्न नंबर 4 कहता है उच्चारण के कालमान। कालमान मीन्स क्या होता है दोस्तों, आपका समय को क्या कहा जाता है। मतलब उच्चारण में जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, समास, व्यंजन या मात्रा कहते हैं। तो इसको जो कहते हैं दोस्तों वो कहते हैं हम मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रा। ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि मात्रा बोलने में ही तो हमको समय लगता है। मात्रा का जब हम उच्चारण करते हैं उसी में हमको समय लगता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 5 है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगती हैं उसे क्या कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में कितने मात्रा दोस्तों, 2 मात्रा लगते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं दोस्तों गुरु स्वर। क्या कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों, गुरु स्वर। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 कहता है ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है। जो आपकी ध्वनि होती है, जो हम लोग बोलते हैं, वो किसकी लघुत्तम इकाई है। लघुत्तम मतलब सबसे छोटी इकाई है, ठीक। ऑप्शन है शब्द, भाषा, अक्षर या वाक्य। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा भाषा का, ठीक है। किसका, भाषा का। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 कहता है संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। जो संयुक्त अक्षर होते हैं उनको छोड़ दिए जाए तब हिंदी में कुल मूल वर्ण की संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग कमेंट करके बताइए कितना होगा, 44 होगा कि 36 होगा, 48 या 53। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी,
44 होते हैं। कितना? 44 होते हैं। ठीक है, मूल वर्ण कितने होते हैं? 44 होते हैं, संयुक्तों को छोड़कर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपका प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 कहता है, प्रश्न नंबर 8 कहता है वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। जो आपके वर्णमाला होते हैं इसमें वर्णमाला में वर्ण का अक्षर वर्णमाला मात्रा का अर्थ क्या होता है? वर्ण की मात्राएं होती हैं, या वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय होता है, या ध्वनि का परिणाम होता है, या वर्णों का क्रम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय का मतलब क्या होता है? मात्रा का, ये मात्रा का अर्थ है वर्णमाला में। किसमें दोस्तों? वर्णमाला में मात्रा का अर्थ होता है कि वर्ण में उच्चारण में लगने वाला समय। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यंजन उसमें है? उसमें व्यंजन कौन सा है? जा है, पा है, खा है, वा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, खा। खा आपका क्या है? उस व्यंजन है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न नंबर 10 है। ये सब प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, मूर्धन्य, महाप्राण, अगोद व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन है? किसका किसका दोस्तों? मूर्धन्य, महाराण और आघोष व्यंजन वर्ण की उदाहरण कौन सा है? छ, ध या भ। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों। ओष्ठ, महाप्राण, ओक व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें जो होगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपका प्रश्न नंबर 12 है। ओष्ठ, महाप्राण, धौम व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? किसका किसका? ओष्ठ, महाप्राण, धौम व्यंजन का उदाहरण कौन कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, भा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी तक आप हमारे प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों। कठ्य तालाब दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? किसका? कंठ, ताल और लभ्य। ठीक, इस सब का दीर्घ स्वर वर्ण क्या है? फा है, घ है, औ है, ए है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ए। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 कहता है दोस्तों, इनमें से किस शब्द में किसका रिस की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो इसमें आपके वृष्टि में हुआ है। किस में हुआ दोस्तों? वृष्टि में हुआ है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कहता है दोस्तों, इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? कौन सा दोस्तों? संवृत स्वर कौन सा है? संवृत स्वर ऑप्शन है ओ, औ, ई या आ। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी। क्या होगा दोस्तों? सी होगा, ई होता है। ठीक है, बड़ी वाली ई। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 कहता है, जो ध्वनियाँ न स्वर हैं, जो ध्वनि न स्वर है न व्यंजन है उन्हें क्या कहा जाता है? क्या दोस्तों? जो ध्वनियाँ न स्वर हैं और न ही व्यंजन है उन्हें क्या कहा जाता है? मतलब कुछ ध्वनि ऐसी होती है जिसमें स्वर भी नहीं होता है और व्यंजन भी नहीं होते हैं। जो स्वर और व्यंजन नहीं होते हैं, स्वर और व्यंजन जिसमें नहीं होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम दोस्तों कहते हैं दोस्तों आयोग वाह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? आयोग वाह। ठीक है, क्या कहते हैं? आयोग वाह। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या कहते हैं दोस्तों? आयोग वाह। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपका प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 कहता है, ओष्ठ, अल्प प्राण, ओत व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक,
फ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 कहता है कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गा है। क्या है दोस्तों, गा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आप अगले प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है प और फ किसमें, प और फ का उच्चारण स्थान बताइए। प और फ का उच्चारण स्थान कंठ होगा, तालव्य होगा, दंत होगा या ओष्ठ। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ओष्ठ होगा। ओष्ठ के मदद से ही हम इसका उच्चारण कर सकते हैं, पाय और फा की ओष्ठ की सहायता से ही। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित ध्वनियों में बताइए कि कौन सा शब्द वर्ण ओष्ठ नहीं है। मतलब जो अक्षर लिखे गए हैं इसको आप उच्चारण करिए और उच्चारण में बताइए कि कौन सा ओष्ठ नहीं है। प, फ, ब, य। माँ को पढ़ने के लिए आपको ओष्ठ की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। पा को पढ़ने के लिए आपको ओष्ठ की आवश्यकता पड़ेगी। भा को पढ़ने के लिए आपको ओष्ठ चाहिए। मियाँ को पढ़ने के लिए आपको ओष्ठ नहीं चाहिए। तो आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सही है। ठीक है, चलिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अभी तक आप दोस्तों के पास शेयर नहीं किए, चैनल शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास।